हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू इफेक्टिवली राइट योर एसेज। एज वी ऑल नो, आपके सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स सच एज योर SBI PO मेन एग्जाम्स, योर SSC CGL एग्जाम एंड योर IBPS PO एग्जाम, इन सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एसे राइटिंग। ऑल द मेन एग्जाम्स फ्रॉम द लास्ट फ्यू years have been asking you to attempt a separate descriptive test as a part of their main segment. The main reason of having this descriptive exam is just to test or just to judge the writing ability of the individual. हम सब ये जानते हैं कि सारे गवर्नमेंट जॉब्स में रिटन कम्युनिकेशन एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है जॉब प्रोफाइल्स में। इसीलिए सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं दैट वी अटेम्प्ट राइटिंग एबिलिटी क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल एसे राइटिंग और ऑन प्रेसी राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग और ऑन लेटर राइटिंग। इसीलिए इस लेक्चर में हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे एसे राइटिंग के बारे में कि किस प्रकार के एसेज होते हैं, व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ एसेज यू हैव टू राइट इन द एग्जाम्स, and what are the tips and strategies to write effective essays during your exam time. To begin with, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि what do you understand by the word essay? हम essay से क्या समझते हैं? इसका simple terms में आंसर ये है that essay is a short piece of writing on any given topic which shows or which portrays the point of view of the writer. ऐसे एक ऐसी राइटिंग है जिसको कि हम एक गिवन वर्ड लिमिट में लिखते हैं, जिससे कि लिखने वाले का या राइटर का जो दृष्टिकोण है, उनका जो उद्देश्य है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, वो रीडर्स के सामने या पढ़ने वालों के सामने पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। बेसिकली इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज ऑन अ पर्टिकुलर इशू। ये जानने के बाद एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है डिस्क्रिप्टिव पेपर में, वो ऐसे राइटिंग में ही होती है। They find the letter writing part and the pressy writing part far more easy than the essay writing. इसकी क्या वजह है? इसका सिंपल रीजन ये है कि ऐसे इज द लेंथीएस्ट क्वेश्चन अमंग ऑल दीज अदर क्वेश्चंस। क्योंकि कुछ एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपसे बस 2 ही सवाल पूछे जाएंगे, वन विल बी ऑन द लेटर राइटिंग एंड द अदर विल बी ऑन द essay राइटिंग। लेकिन कुछ एग्जाम्स में यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर 3 क्वेश्चंस, वन ऑन essay राइटिंग, one on letter writing and one on pressy writing, or it can also be application writing depending on which paper you are attempting. लेकिन क्यों students सबसे ज़्यादा stuck हो जाते हैं when it comes to essay writing is because सबसे ज़्यादा words आपको essay में ही लिखने होते हैं, जो कि broadly आपके 250 या 500 के बीच में होते हैं। Like in some exams you are expected to write 250 word essay, but in most bank PO exams आपसे expect किया जाता है at least 500 words का essay present करना on the given topic। क्योंकि ये बहुत लेंदी होता है, इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गिवन टाइम फ्रेम में एसेस को ख़त्म करने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फील होती है ऐसे अटेम्प्ट करने में, वो ये होती है कि वो समझ नहीं पाते दैट शुड दे राइट इन द फेवर ऑफ द टॉपिक दे हैव चोजन और शुड दे राइट अगेंस्ट द टॉपिक, या वो उसमें अपना नज़रिया दें या फिर वो उसमें खाली बेनिफिट्स लिखें या ड्रॉबैक्स लिखें किसी भी चीज़ के, और उनको ये भी समझ में नहीं आता कि वो किस हद तक टॉपिक को इलाबरेट करें। शुड दे जस्ट टच अपॉन द टॉपिक एंड राइट आउट ऑफ द इमेजिनेशन, और शुड दे ओनली स्टिक टू द टॉपिक विच दे हैव चोजन। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मिल के बहुत एफर्ट डिमांडिंग एक्टिविटी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए व्हेन इट कम्स टू एसे राइटिंग। इसीलिए इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी टिप्स को यूज़ करके हम एसे राइटिंग को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। नाउ एज वी आस्क्ड बिफोर, व्हाट इज एसे? एसे क्या है? हम जानते हैं बाय डेफिनेशन कि एसे का क्या मतलब है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि एसे इज जस्ट अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ गिवन टॉपिक। लेकिन यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी कि एसे का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लीज टेल मी द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। नाउ दिस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप में ही एक बहुत एक्सटेंसिव मुद्दा है, एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है डिस्कशन का। लेकिन जब हम इस टॉपिक को फेस करते हैं तो हमारी ओपिनियंस बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं। वाइल सम पीपल विल फील कि टेक्नोलॉजी हैज़ अ बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, अदर पीपल विल फील दैट टेक्नोलॉजी हैज़ अ लॉट ऑफ डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। यहाँ पे हमारी ओपिनियंस बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं।
लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आपको बैठ के 500 वर्ड्स में मुझे इस पे एक ऐसे लिख के दिखाना है, आप बोल सकते हैं रिटन एबिलिटी का टेस्ट मैं आपसे लेने के लिए बोलूं, और टॉपिक आपका रहेगा जो हमने अभी बताया था कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन लाइफ, मॉडर्न ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले आई एम श्योर आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, आप थोड़ा सा सेल्फ अपने आइडियाज़ को सर्च करेंगे, आप समझेंगे कि डू यू बिलीव दैट टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस और डू यू बिलीव दैट टेक्नोलॉजी हैज़ डिसएडवांटेजेस फॉर अस। वंस यू आर डन विद दिस, आप एक्सप्लेन करने के बाद अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि आप क्या बिलीव करते हैं, और आप ये भी बताएंगे एग्जाम्पल्स दे के कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक्नोलॉजी के बेनिफिट की बात करते हैं तो आप कैसे बताएंगे कि इंटरनेट के यूज़ से ह्यूमन लाइफ कितनी ईजी हो गई है, इट हैज़ ओपनड अप अ न्यू फील्ड ऑफ नॉलेज, इट हैज़ मेड नॉलेज वेरी ईजिली एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स एंड टू अदर पीपल। और अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे तो आप बता सकते हैं कि कैसे इंटरनेट के यूज़ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर किया जाता है, कैसे लोगों की सोशल मीडिया के यूजेज की वजह से प्राइवेसी ख़त्म हो चुकी है, कैसे उनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम सोशल मीडिया में वेस्ट हो जाता है, और कैसे इस वजह से अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस उनकी लाइफ में होते हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। तो ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज आपने इस टॉपिक के बारे में अपने मन में सोच लिए। नाउ व्हेन यू राइट देम ऑन अ पेपर विद इन 500 वर्ड्स, दिस इज योर एसे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऐसे का जो आपने खुद अपने माइंड से टॉपिक को समझते हुए लिखा है। तो यही चीज़ आपको एग्जाम में भी करनी है। टॉपिक चूज करने के बाद यू हैव टू एनालाइज द टॉपिक, यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन स्टैंड पॉइंट, योर ओन परस्पेक्टिव ऑन द टॉपिक, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द टॉपिक। ये डिस्कस करने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेज के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एसेज बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। यू कैन डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट आल्सो, एंड यू कैन डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज आल्सो, दैट व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग इन द एसेज। अगर हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो essays can be divided into two major types. One are your formal essays and the other are your informal essays. Let's talk about the formal essays first. तो फॉर्मल एसेज आपके वो होते हैं जो कि थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं एंड नॉट इन द फर्स्ट पर्सन। यहाँ लैंग्वेज आपकी बहुत ऑफिशियल होती है, और जो मेन पर्पस होता है इन एसेज का वो होता है या तो किसी यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशन में सबमिट करने के लिए, या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के पार्ट के लिए, या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के यूजेज के लिए, सो दैट इसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल डेटा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स और बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का राइटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर योर फॉर्मल एसेज। ऑन दी अदर हैंड, जब हम इनफॉर्मल एसेज की बात करते हैं तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही लिखे जाते हैं। यू कैन यूज द वर्ड आई, मी एंड माई सेल्फ इन दीज एसेज, बिकॉज इन एसेज में आप किसी फॉर्मल यूज के लिए इनको नहीं लिख रहे होते हैं। यू आर नॉट यूजिंग एनी ऑफिशियल लैंग्वेज इन दीज एसेज, बट यहाँ पे आप अपना दृष्टिकोण या अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अबाउट एनी गिवन टॉपिक। So these essays are very informal in their language because they are only meant to display the point of view of the person who is writing this essay. और ये आपके informal essays बोले जाते हैं। Usually informal essays के जो topics होते हैं वो बहुत random हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा routine topics हो सकते हैं। For example, आप लिख सकते हो on the impact of pollution in daily human life. आप लिख सकते हो on the water scarcity and its impact of modern human life. आप लिख सकते हैं अबाउट डिफॉरेस्टेशन, आप लिख सकते हैं ऐसे ऑन योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, आप लिख सकते हैं ऐसे ऑन योर ओन बिलीव्स अबाउट द मॉडर्न टूरिज्म, आप ऐसे लिख सकते हैं अपनी किसी वेकेशन के बारे में, अपने किसी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये सारे बहुत पर्सनलाइज्ड आपके अकाउंट्स हो जाएंगे और ये हमारे इनफॉर्मल एसेज के अंदर आते हैं। Next, you can also classify essays on the type of content that is being written into them, on the basic purpose why are they being written. अगर हम पर्पस और कंटेंट के हिसाब से एसेज को क्लासिफाई करते हैं तो एसेज आपके 4 टाइप्स में भी बांटे जा सकते हैं या डिवाइड किए जा सकते हैं, और ये वैरायटीज़ हैं आपकी नैरेटिव एसे, एक्सपोजिटरी एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे एंड परसुएसिव एसेज। One by one, let's discuss about all these
Types of essays. First is your narrative essay. Now students, as the name suggests, narrative essay वो essay है जहां आप किसी event को, किसी incident को, किसी story को, किसी ऐसी चीज को जो आपने personally देखी है या observe की है, किसी अपने observation को narrate कर रहे हैं reader के सामने. Suppose for example आपसे अगर पूछा जाए कि आप आज morning में ऑफिस के लिए अपने घर से निकले और आपने रोड में एक एक्सीडेंट होते हुए देखा. सो somebody asks you to narrate 150 words about what you saw. सो यहाँ जब आप इस एक्सीडेंट के बारे में लिखेंगे, जब उसको एक्सप्लेन करेंगे जो आपने देखा, तो आप एक तरह से एक नरेशन करेंगे, एक स्टोरी फॉर्मेट ने क्या ऑब्जर्व किया और आपको क्या लगा और आपके हिसाब से क्या वजह थी ऐसा होने की और क्या इस एक्सीडेंट का इम्पैक्ट हुआ आपके ऊपर खुद पर्सनली, इमोशनली. तो ये आपका एक स्टोरी फॉर्मेट में आ जाता है जिसको कि हम नरेशन भी कहते हैं. यहाँ आप अपने किसी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को भी नरेट कर सकते हैं या किसी और से सुनी हुई स्टोरी जो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगी उसको भी नरेट कर सकते हैं. सो बेसिकली इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ पर्सनल नैरेटिव और ये हो जाता है आपका नैरेटिव एसे. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्सपोजिटरी एसे. अगेन एज द नेम सजेस्ट्स, एक्सपोजिटरी एसे वो है जहाँ आप किसी फैक्ट के बारे में या किसी डेटा के बारे में एक्सपोज कर रहे हैं डिटेल्स, जहाँ आप रीडर्स को समझा रहे हैं और रीडर्स को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं अबाउट द डिटेल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट और एनी पर्टिकुलर रियलिटी. इसको हम एक्सपोजिटरी एसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आप किसी पॉलिटिकल इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा अपने व्यूज़ बताइए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेलिंग अबाउट व्हाट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग द रिसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन. आप अगर एक रिपोर्टर हैं या फॉर एग्जाम्पल आप एक रेगुलर सिटीजन भी हैं, तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया आपके आसपास इलेक्शन टाइम में क्या क्या हुआ और कौन सी गतिविधियाँ, कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं रिलेटेड टू द इलेक्शन प्रोसेस, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल बी एन एक्सपोजिटरी अकाउंट बाय यू. बिकॉज यहाँ आप एक्सपोज करेंगे कि क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया इलेक्शन प्रोसेस से संबंधित. आप इसमें फैक्ट्स भी बताएंगे, रियलिटी बताएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज आप अपने मन से यहाँ स्टोरीज ऐड नहीं करेंगे. आप वही बताएंगे जो आपने देखा है, जो आपने साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया है, जो आपने पाया है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी इंसिडेंट के बारे में. तो ये हो जाएगा आपका एक्सपोजिटरी एसे, बिकॉज यहाँ आपने किसी भी फैक्ट्स को एक्सपोज किया है, उसके बारे में एक डिटेल्ड रियलिटी अकाउंट अपने रीडर्स को दिया है. सो दिस इज योर एक्सपोजिटरी एसे. नाउ इस केस में, इस टाइप के एसे में आप स्टेटिस्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन यूजेज है स्टेटिस्टिक्स का विद इन द एक्सपोजिटरी एसेज. फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया था अबाउट योर गिविंग अ एक्सपोजिटरी अकाउंट ऑफ रिसेंट इलेक्शंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे आप स्टैट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हु वन द इलेक्शन, या आपने कितने लोगों को वोट करते हुए देखा, या आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा, या व्हाट ऑल रियलिटीज़ यू फाउंड व्हेन यू एक्चुअली वेंट टू गिव द वोट, या आपने क्या क्या सुना लोगों से अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ वोटिंग फॉर द इलेक्शन. सो ऑल दीज आर फैक्ट एंड reality based events and they become a part of your expository essay writing style. Next we come down to the descriptive essays. जब हम बात करते हैं descriptive essays के बारे में, so it means we are trying to describe about a particular place or a particular event, or also about a memory that you have, or maybe even an experience that you have felt. By description we mean that everything that you have experienced or everything that you have seen, you will describe it in detail. यहाँ पे भी आप अपना नज़रिया ज़रूर यूज़ करेंगे. You can put your own views into this and then expressing your own views on the topic, you can tell कि कैसे आपको इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या थॉट है. जब आप उसको डिस्क्राइब करेंगे टॉपिक को, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव एसे टाइप बन जाता है. नेक्स्ट वी कम टू द परसुएसिव एसे. सो परसुएसिव एसेज आर दोज काइंड ऑफ एसेज जहाँ पे राइटर अपने रीडर्स को कन्विंस कर रहे होते हैं अबाउट देयर ओन व्यू पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. टू गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अबाउट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स, अब ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है. बिकॉज फॉर सम पीपल मोबाइल फ़ोन इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, जिससे कि उनकी डेली लाइफ बहुत आसान हो गई है एंड दे कैन कम्युनिकेट विद पीपल क्लोज टू देम वेरी ईजिली एंड दे कैन ऑल्सो एक्सेस इंफॉर्मेशन वेरी ईजिली फ्रॉम वेर एवर दे आर.
लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, और आई थिंक वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, एंड दे स्ट्रांगली बिलीव दैट मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़ार्ड्स हो रहे हैं लोगों को, और मोबाइल फ़ोन की वजह से लोगों का जो फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम होता है, या लोगों का जो थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड लोग पहले करते थे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, एंड पीपल आर नॉट इंटरेक्टिंग एडिक्वेटली विद सोसाइटी, एंड पीपल आर नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन health, and people are not spending time outdoors in the nature, but they are wasting a lot of time by only talking on phone, and by only using the phone for all different purposes like internet surfing, and for playing games, and just for using all sorts of social media platforms. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम टॉपिक पे लोगों का नज़रिया कितना बदल जाता है. सो इस सिचुएशन में अगर आपको एक टॉपिक दिया जाए दैट प्लीज़ एक्सप्रेस योर व्यूज़ on the use of mobile phones, whether it is good or whether it is bad, तो आई एम श्योर आप जब ये ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो आप यहाँ अपने थिंकिंग के हिसाब से ही रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अपना व्यू पॉइंट इतने कन्विंसिंग वे में रीडर के सामने प्रस्तुत करेंगे कि रीडर विल बी फोर्स टू बिलीव इन वॉट यू आर सेइंग. और ऑब्वियसली ये तभी मुमकिन होगा जब आप ना कि सिर्फ अपना व्यू उनके सामने रखेंगे, अपने रीडर्स के सामने, आप अपने रीडर्स के सामने व्यूज़ को एग्जाम्पल्स के साथ और प्रूफ्स के साथ रखेंगे. तब जाके आपका जो ऐसे होगा, परसुएसिव टाइप ऑफ ऐसे, वो बहुत कन्विंसिंग वे में बन के आएगा. एंड दैट इज़ द मेन ब्यूटी ऑफ राइटिंग अ परसुएसिव ऐसे, कि कैसे हम रीडर को अपनी बात से अग्री करा लें, कैसे हम उनको अपनी बात में कन्विंस कर सकते हैं. सो दिस इज़ द पावर एंड दिस इज़ द आर्ट बिहाइंड राइटिंग द परसुएसिव ऐसे variety. So after discussing all 4 types of essay on the basis of their content and the basis of their purpose, this I will note down here also, that this type of division is happening on the basis of content and purpose. After finishing a discussion on the types of essays, हम decide करेंगे कि कैसे हम essays को लिख सकते हैं. What are the tips which are required to write a good and an effective essay to get you the best possible marks in the exams. नाउ स्टूडेंट्स, कहने को तो ऐसे खाली एक एक्सप्रेशन ऑफ द रीडर है ऑन द टॉपिक विच ही हैज़ चोजन, लेकिन इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स. व्हेन इट कम्स टू ऐसे राइटिंग, हमें एक फॉर्मेट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट फॉर्मेट वी आर यूजिंग फॉर राइटिंग एन ऐसे. कोई भी ऐसे को इफ़ेक्टिव होने के लिए, कोई भी ऐसे को कन्विंसिंग और सिस्टमैटिक होने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस ऐसे को एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में लिखें अपने एग्जामिनर के लिए. ये कैसे पॉसिबल होता है? ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक 1, 2 और 3 नंबर के हिसाब से, एक डिवीजन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी का बहुत स्ट्रिक्टली ख्याल रखें. So when we talk about the right format of essay writing, we have to begin by first choosing an appropriate title for the essay. टाइटल का क्या पर्पस होता है ऐसे के लिए? टाइटल का बेसिक पर्पस ऐसे के लिए ये है कि टाइटल से आप एक सस्पेंस बिल्ड कर सकते हैं, सो दैट द रीडर इज एक्चुअली इनकरेज्ड टू रीड योर ऐसे, ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस ऐसे. टाइटल से आप कोई क्वेश्चन भी पोज कर सकते हैं अपने रीडर के सामने, सो दैट द रीडर नोज कि कमिंग ऐसे में उसको क्या मिलने वाला है रीड करने के लिए, और ऑल्सो राइटर के अंदर एक क्यूरियोसिटी या एक जिज्ञासा क्रिएट हो जाए पढ़ने के लिए आपका ऐसे. सो टाइटल्स कैन बी वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर पुलिंग इन योर रीडर इन टू योर वर्क, बाय मेकिंग देम वेरी वेरी सस्पिशियस, बाय मेकिंग देम वेरी वेरी क्यूरियस, बाय मेकिंग देम वेरी वेरी क्वेश्चन बेस्ड, एंड बाय मेकिंग देम वेरी वेरी सरप्राइज बेस्ड. तो अगर आप ये सारे एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं अपने टाइटल में, तो वो बहुत कैची हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा रीडर को इंडोर्स करता है आपके आर्टिकल को पढ़ने के लिए. ऑल्सो टाइटल शुड बी अडियरिंग टू अ सर्टेन वर्ड लिमिट. आई मीन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 500 वर्ड्स का ऐसे लिखते हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके टाइटल्स में मैक्सिमम 5 या 6 वर्ड्स का ही आप इस्तेमाल करें, बिकॉज टू लेंदी टाइटल जो होता है वो भी रीडर का ध्यान बटा देता है और रीडर का इंटरेस्ट लूज हो जाता है आपके टाइटल को पढ़ने में. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट टाइटल इज ऑलवेज कैरिंग सम काइंड ऑफ अ सरप्राइज एलिमेंट और सम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन एलिमेंट. वो हमेशा ही रीडर्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस करे, और टाइटल बहुत इफेक्टिव हो, लेकिन टाइटल थोड़ा वर्ड लिमिट मेंटेन करे और बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट द टाइटल, एंड इट ऑल्सो गोज विदाउट सेइंग कि आप अपने ऐसे की शुरुआत हमेशा टाइटल से ही अवश्य करें. नेक्स्ट आफ्टर टाइटल कम्स योर इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन आपके ऐसे का वो पहला पैराग्राफ होता है जहाँ पे आप अपने टॉपिक के बारे में कुछ रीडर्स को बताते हैं या फिर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे आप
एक छोटी सी सिनॉप्सिस भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कमिंग एसे की बॉडी के बारे में। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। फर्स्ट बेनिफिट इज कि आपके रीडर को पता चल जाएगा कि आपके आने वाले एसे की बॉडी में एग्जैक्टली क्या कंटेंट आने वाला है। सो इन अ वे यू आर मेंटली प्रिपेयरिंग योर रीडर बाय गिविंग हिम एन इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट यू आर डिस्कसिंग इन फ्यूचर। सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि आपके लिए भी एक बहुत अच्छी गाइडलाइन क्रिएट हो जाती है अगर आप इंट्रोडक्शन में ही एक छोटी सी सिनॉप्सिस प्रोवाइड कर देते हैं अबाउट योर टॉपिक, सो दैट आपको भी पता है कि आपको किस बारे में लिखना है और आप टॉपिक से ज़्यादा डिविएट नहीं करते हैं ऐसा करने के बाद। सो इंट्रोडक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे फॉर्म द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसेज। इंट्रोडक्शन को फिनिश करने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं आपके एसे की बॉडी में। जो एसे की आपकी बॉडी होती है ये आपके एसे का क्रक्स होता है। बाय क्रक्स वी मीन एसे का सेंट्रल पॉइंट। ये एसे का सेंट्रल पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है आपके टॉपिक के बारे में, जो आपके माइंड में है, जो आप रीडर के साथ डिस्कस करना चाहते हो, वो इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा जो आपके माइंड में है अबाउट द टॉपिक दैट यू हैव चोजन, सारे स्टेटिस्टिक्स जो आपके पास हैं, बी इट न्यूमेरिकल स्टेटिस्टिक्स और बी इट एनी काइंड ऑफ डेट रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स, वो सारे स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं आपके टॉपिक के बारे में, और जो सारी आपके पास कोटेशंस और सेइंग्स होती हैं इस टॉपिक के बारे में, जो भी आपको याद होती हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो सभी आप अपने बॉडी में ऐसे की इंक्लूड कर सकते हैं। इन द रियल सेंस बॉडी जो होती है वो आपके ऐसे का मीट पार्ट होती है, वो आपके ऐसे का सबसे जूसी पार्ट होती है, बिकॉज इसको ही रीड करके सबसे ज़्यादा रीडर कन्विंस होता है और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रीडर को टॉपिक के बारे में आपका ऐसे की बॉडी को पढ़ने के बाद ही मिलती है। इसलिए द बॉडी ऑफ द essay is the most important part of the essay. It is also the most lengthy part of the essay because यहाँ आप अपना मेन मुद्दा रीडर के सामने प्रेजेंट करते हैं। नाउ अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बॉडी ऑफ एसे है वो सिर्फ एक पैराग्राफ का ही हो या 2 पैराग्राफ का ही हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप वर्ड लिमिट के हिसाब से ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना लंबा बॉडी प्रोड्यूस करना है एसे का। इट कैन बी 1 पैराग्राफ इफ़ यू हैव अ स्मॉल वर्ड लिमिट ऑफ 250 वर्ड्स, जिसमें कि आपको अपनी सारे बातों को पैक करके प्रेजेंट करना है। इट कैन ऑल्सो बी 2 or 3 पैराग्राफ्स अगर आपका वर्ड लिमिट 500 या उससे ज़्यादा है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम एंड द वर्ड लिमिट दैट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ड्यूरिंग राइटिंग द एग्जाम पेपर। इस वर्ड लिमिट के हिसाब से ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका बॉडी जो है एसे का वो कितना लंबा होना चाहिए और कितने पैराग्राफ्स में वो स्पैन करना चाहिए। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द एसे आपका होता है कंक्लूजन। सो एज द नेम सजेस्ट्स, कंक्लूजन आपके ऐसे का वो पार्ट है जहाँ पे आपने अपने सारे आर्ग्यूमेंट को या अपने सारे व्यू पॉइंट को जो आपने ऐसे की बॉडी में प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है, उसको आप कंक्लूड करते हो, उसको आप क्लोज करते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है कंक्लूजन का पैराग्राफ जहाँ पे आप कंक्लूजन पे पहुँचते हैं अबाउट कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है या आपका क्या इन द एंड आपका क्या विचार है टॉपिक के बारे में। कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बेनिफिट्स के बारे में लिखा है, किसी चीज़ के या किसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस के बारे में लिखा है, तो कंक्लूजन एक ऐसा पार्ट आ जाता है ऐसे का जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों से हट के अपना फाइनल टेक, अपना फाइनल डिसीजन बताना है अपने रीडर को कि आपका क्या बिलीफ है इस टॉपिक के बारे में आफ्टर यू हैव फिनिश्ड डिस्कसिंग। क्या एंड तक आप पॉजिटिव हैं टॉपिक को लेके, या आप एंड तक टॉपिक को लेके किसी इशू से डिसएग्रीमेंट में हैं, या फिर आप अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों की बात करने के बाद एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट लेना चाहते हैं। सो दैट इज़ टोटली योर डिसीजन। लेकिन जो भी स्टैंड आप लेंगे वो कंक्लूजन में आपको रीडर को क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में किसी भी ऐसे की टॉपिक की शुरुआत करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट को शुरू करते हैं, उसे ओपन अप करते हैं, वैसे ही हमें अपनी बात को ख़त्म करनी पड़ेगी इन द कंक्लूजन, विदाउट विच आपका ऐसे बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द प्लेस हो जाएगा और कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन और कैंडिडेट का कंक्लूजन देख के, बिकॉज अ गुड इंट्रोडक्शन एंड अ गुड कंक्लूजन मीन्स दैट यू हैव written relevant material even in the body of your essay. So please make sure to close your essay in the most effective way possible by taking a decision on the topic, by closing the topic, and if you want to end it by a quotation, अगर आप एक neutral standpoint ले रहे हैं अपने टॉपिक के बारे में और आप अपने टॉपिक के कंक्लूजन को किसी कोटेशन के साथ क्लोज करना चाहते हैं, कोटेशन कैन
be from a famous thinker or from a famous personality, or it can be from a very good book that you have read, a book which is popular enough to be understood by many other people. तो आप एक कोटेशन के साथ भी अपने ऐसे का एंड कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी श्योर कि आपने वर्ड बाय वर्ड कोटेशन को कोट किया है और वो आपके व्यू पॉइंट से बिल्कुल मैच करती हो. आउट ऑफ द ब्लू कोटेशंस को कोट करना इज नेवर अ गुड आइडिया. सो प्लीज फोकस ऑन द कंक्लूजन ऑलवेज, एंड कंक्लूजन शुड बी एज इफेक्टिव एज योर इंट्रोडक्शन. आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ एसे राइटिंग, हम बात करेंगे अबाउट द टिप्स फॉर एसे राइटिंग, कि कौन सी टिप्स और स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके हम अच्छे से अच्छा एसे लिख सकते हैं और हमारा कमांड बेटर हो सकता है ऑन द essay writing questions. So students, usually essay writing is not something which you can learn overnight or just 1 or 2 days before your exam. ये बिल्कुल भी possible नहीं है. बिकॉज लैंग्वेज की जब बात आती है, जब रिटन लैंग्वेज स्किल्स की बात आती है, तो दिस इज समथिंग विच हैज़ टू कम आउट ऑफ प्रैक्टिस. आप एग्जाम के 2 दिन या 2 हफ्ते पहले प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते अबाउट समथिंग लाइक एन एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, फॉर दैट मैटर इवन योर लेटर राइटिंग. क्योंकि फॉर्मेट फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन फॉर्मेट फॉलो करते हुए जो कंटेंट आपको फिल करना है अपने एसे में, दैट हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू. वो 1-2 दिन की पढ़ाई या 1-2 हफ्तों की पढ़ाई से नहीं आता. इट इज़ एक्चुअली अ रिजल्ट एंड अ कल्बिनेशन ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन दैट यू हैव पुट फॉर स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स. किसी भी अच्छे राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी रीडिंग प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो. ओनली व्हेन यू आर इन द प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर रीडिंग कैन यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, you can improve your expression power, you can also improve your grammatical mistakes, where to use a comma, where to use the right punctuation, where to change paragraph, how lengthy should a paragraph be, या फिर कितने लंबे आपको sentences बनाने हैं, या फिर किस तरह से आपको quotations का और कहाँ पे इस्तेमाल करना है. ये सारी जो लैंग्वेज की टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं, ये हमें मैक्सिमम रीडिंग से ही आते हैं. इट इज़ वेरी वेल नोन कि अगर हम रीडिंग नहीं करते हैं एडिक्वेटली तो हम अच्छी राइटिंग करने में भी असमर्थ ही हो जाते हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट एटलीस्ट 6 months to 1 year before you make up your mind for attempting any main examination, you have to be in the regular practice of reading. ये आपको कहाँ से आती है गुड रीडिंग प्रैक्टिस? ये आती है जब आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेजेस को रेगुलरली पढ़ते हैं, या फिर न्यूज़पेपर लेंदी कॉलम्स को पढ़ते हैं, या फिर आप किसी फेमस या किसी स्टैंडर्ड इंग्लिश मैगजीन की रीडिंग करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस और ऑन अ बाई वीकली बेसिस, या फिर इवन यू कैन यूज़ इंटरनेट विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि इंटरनेट पे भी आप करेक्ट टॉपिक्स पे पढ़ें जो कि सोशली रेलिवेंट हो और जिनमें से कि आप मैक्सिमम ऐसे के लिए टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकें. तो इन सब चीज़ों पर रूटीन रीडिंग एंड ट्राइंग टू लर्न एंड यूज़ रिपीटेडली द न्यू वर्ड्स जो आपको मिलते हैं, उनको सिर्फ वर्ड मीनिंग देख के अंडरलाइन करके हम नहीं भूल सकते. देन इट इज़ ऑफ नो यूज़. हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वर्ड्स हमने आज सीखे हैं वो हम कल यूज़ करें, ईदर बाय राइटिंग सेंटेंसेस ऑन देम और बाय यूजिंग देम इन वट एवर राइटिंग वी आर ट्राइंग टू राइट. So that is one very important tip to actually improve your essay writing, and it is extensive reading. Now next very important tip of writing good essays is practicing how to write. Reading एक चीज़ है, लेकिन अपने रीड करे हुए आइडियाज़ को राइटिंग में प्रोड्यूस करना एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, स्पेशली जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं. Exam is not an experimental field, as we all know. Exam is only a result of all the experiments that you have been doing on yourself when it comes to reading and writing. कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज होती है just because we are good readers. For example, if I am in a habit of reading my newspapers, magazines and online publications in a regular way, तो मुझे knowledge तो 100% होगी about different topics, for example climate change or for example women empowerment. लेकिन knowledge होना mind में और उस writing में produce करना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं. कई बार knowledge होने के बावजूद भी despite having the good amount of knowledge on any topic, I am not able to write it in the exam. जब 250 या 500 word limit में लिखने की बात आती है तो मैं नहीं लिख सकती, and I cannot successfully attempt that question, and all my knowledge goes to a waste. इसकी सिंपल रीज़न ये है कि रीडिंग अपने आप में सफिशिएंट नहीं होती अनलेस हम राइटिंग की भी प्रैक्टिस करें, और राइटिंग की प्रैक्टिस करना रूटीन बेसिस पे उतना ही ज़रूरी है जितना रीड करना. जब हम राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसे कई तरीके से कर सकते हैं. वन थिंग इज़ कि एक बार जब हमने कोई अच्छा टॉपिक रीड किया तो हम उसको अपने वर्ड्स में एक गिवन टाइम लिमिट और गिवन वर्ड लिमिट में लिखने की प्रैक्टिस करें.
सेकेंड इम्पॉर्टेंट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइट इस कि हम कोई भी टॉपिक चूज ना करें, रैंडमली वी जस्ट थिंक अबाउट आर आइडियाज एंड वी ट्राई टू राइट देम ऑन पेपर। ये किसी टॉपिक के बारे में हो सकते हैं, ये आपके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में हो सकते हैं, ये किसी सुनी हुई बात के बारे में हो सकते हैं जो आप रिक्रिएट करना चाहें इन राइटिंग, या ये आपकी रैंडम थॉट्स के बारे में भी हो सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन रिप्रोड्यूसिंग ऑन पेपर योर रैंडम थॉट्स ऑल्सो, बिकॉज वो भी आपको एक सेंस ऑफ एक्सप्रेशन देता है। इट हेल्प्स यू टू ओपन अप योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन वर्ड्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी है लेटर राइटिंग या एग्जाम में ऐसे राइटिंग के लिए। थर्ड स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू प्रैक्टिस राइटिंग इज लाइक आप अपना कोई भी डेली एक्सपीरियंस ले लीजिए, ऑलमोस्ट लाइक द हैबिट ऑफ डायरी राइटिंग। आप अपना कोई भी डेली एक्सपीरियंस को अपने माइंड में रखिए, एंड बिफोर गोइंग टू बेड इन द नाइट आफ्टर यू फिनिश ऑल योर स्टडीज, यू कैन स्टार्ट राइटिंग 250 or 500 words on your experience on a routine basis. That also helps you improve your writing a lot. या फिर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लीजिए और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपसे जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप वन बाय वन उनको पहले पढ़िए थ्रू डिफरेंट बुक्स एंड थ्रू डिफरेंट मैगजीन्स एंड थ्रू इंटरनेट, एंड वंस यू नो दैट आपको उन टॉपिक्स के बारे में सफिशिएंट नॉलेज बेस बन चुका है, आप अपने वर्ड्स में उस नॉलेज को यूज़ करके दोबारा से राइटिंग प्रैक्टिस करिए सेम टॉपिक्स के ऊपर। सो इन चीज़ों से आपकी राइटिंग एबिलिटी डेफिनेटली शूट अप करती है, एंड विद इन 2-3 मंथ्स आपको अपनी राइटिंग में डिफरेंस दिखने लगेगा, एंड बाय द टाइम द डे ऑफ एग्जाम कम्स आप इतने वेल प्रिपेयर्ड होंगे कि लास्ट मिनट टेंशन आपको नहीं होगा व्हेन इट कम्स टू एसे राइटिंग, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इट। नाउ एक और भी टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन एसे राइटिंग, वो ये है कि वी हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर वर्ड लिमिट। नाउ ये वर्ड लिमिट एक ऐसा इशू है जो चेंज होता है फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल इन सम एग्जाम्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, लाइक इन योर SSC CGL एग्जाम्स, की आपकी वर्ड लिमिट 250 होगी अबाउट एनी टॉपिक। इस केस में एक चैलेंज आपके पास ये होता है कि इवन इफ यू हैव मेनी आइडियाज अबाउट द टॉपिक दैट यू चूज, आपको पता है कि आपको अपने सारे आइडियाज 250 वर्ड्स में ही फिट करने हैं, सो यू आर अनेबल टू डिसाइड कि कौन से फैक्ट्स को आप छोड़ दें और कौन से फैक्ट्स को आप इंक्लूड कर लें। सो अगेन वर्ड लिमिट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप राइटिंग की प्रैक्टिस वर्ड लिमिट के अंतर्गत नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपको मास्टर नहीं हो पाएगी। सो प्लीज़ इंश्योर दैट यू मेंटेन अ बेसिक वर्ड लिमिट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग योर एसेज। जो क्वेश्चन में दी गई है उसको आपको फॉलो करना ही करना है। समटाइम्स 10% रिलैक्सेशन इज अलाउड इन एग्जाम, या फिर आप कह सकते हैं कि आप 50-60 वर्ड्स अगर आपने ज़्यादा लिख दिए या 50-60 वर्ड्स अगर आपने लेस लिख दिए तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम रियली, दैट मच एक्सक्यूज इज अलाउड। लेकिन इससे ज़्यादा लिबर्टी आपको नहीं मिलेगी। यू कांट राइट अ 300 वर्ड ऐसे वेर यू आर आस्क्ड टू राइट जस्ट अ 200 वर्ड ऐसे, तो यहाँ पे आपको पीनलाइज भी किया जा सकता है एंड यू कैन एंड अप गेटिंग नेगेटिव मार्क्स। सो ये हमें नहीं करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट शोइंग हाउ मच नॉलेज वी हैव, द रियल टैलेंट इज अबाउट being able to fit whatever knowledge we have in the given word limit। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। अनदर थिंग इज़ कि जब हम वर्ड लिमिट की बात करते हैं तो वर्ड लिमिट आपकी एक और तरीके से प्रैक्टिस की जा सकती है कि जब हम टाइम लिमिट के हिसाब से अपने प्रैक्टिस पेपर्स को करें, क्योंकि आपको पता है कि आपको 30 मिनट्स ड्यूरेशन ही मिलेगा अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें कि आपको ऐसे भी लिखना है और जिसमें कि आपको लेटर भी लिखना है। तो ऐसे में अगर आप टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वर्ड लिमिट की भी प्रैक्टिस आपसे नहीं हो पाएगी। सो प्लीज़ रिमेंबर कि टाइम लिमिट एंड वर्ड लिमिट आर बेसिकली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आपको दोनों ही इश्यूज को साथ में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है, और हाफ एन आवर के अंदर यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट बाय ऑब्जर्विंग द वर्ड लिमिट विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन। आफ्टर दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप और भी है ऐसे राइटिंग के बारे में, विच इज कि आपके सारे पैराग्राफ्स जो होते हैं ऐसे के, सपोज यू हैव 3 पैराग्राफ्स इन योर ऐसे और यू मे बी हैविंग 4 पैराग्राफ्स इन योर ऐसे, और मे बी यू जस्ट हैव 2 पैराग्राफ्स इन योर ऐसे। तो जितने भी आपके ऐसे में पैराग्राफ होंगे उसमें आप इस बात पे अटेंशन जरूर पे करिए कि 1 पैराग्राफ शुड बी लिंक्ड टू द अदर पैराग्राफ। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसी से लिंक करते हुए, उसी के साथ एक कनेक्शन बैठाते हुए हमें अपना सेकेंड पैराग्राफ लिखना है। यू कांट रियली अफोर्ड टू डू दिस कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है किसी टॉपिक के बारे में, अपना कोई व्यू दिया है सपोज, और नेक्स्ट पैराग्राफ में आप कंप्लीटली दूसरी चीज़ के बारे में बात करने लगे, तो रीडर को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ हैपनिंग, यू नो, कि यहाँ पे बात हो रही थी किसी दूसरे मुद्दे की, अब सेकेंड पैराग्राफ में एक बिल्कुल दूसरा मुद्दा राइटर ने इंट्रोड्यूस कर दिया
है तो ऐसे में जो रीडर का अटेंशन है वो कभी भी टॉपिक पे फिक्स नहीं होगा, ना ही आपकी बात समझ में आएगी रीडर को कि आप क्या कहना चाहते हैं। सो इसलिए प्लीज मेंटेन अ सेंस ऑफ कनेक्टिविटी व्हेन इट कम्स टू इंटरलिंकिंग द पैराग्राफ्स ऑफ एन एसे। तभी हो सकता है जब आप अपने टॉपिक को हमेशा ध्यान में रखें। प्लीज ट्राई नॉट टू deviate and please try to stick to the topic and write about the relevant aspects of the topic only. Another very important tip, और ये एक बहुत ही fundamental tip है before you start attempting the essay question, वो ये है कि आप अपना topic बहुत wisely choose करिए। Students most of the times क्या होता है कि हम सबका जो एक strong area होता है वो अलग अलग होता है when it comes to writing ability. For example, I may be somebody who can write successfully about banking system. You may be somebody who may be writing very successfully about climate change. Some other student may be somebody who can write perfectly about women empowerment. Yet और लोग हो सकते हैं who can write very successful about political parties and elections. दूसरे लोग ऐसे भी हो सकते हैं who can successfully write about any story or their personal experience. तो ये person to person differ करता है। हम सबके strong holds होते हैं depending on कि हमारे क्या subjects हैं exams में, हमने कौन से choose किए हैं, या हमारे school या colleges में हमने कौन से subjects की इन डेप्थ स्टडी की है। आप कह सकते हैं कि इसके हिसाब से हमारा जो एक स्टडी का फोकस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, कुछ ही टॉपिक्स तक सीमित रहता है, और हमारा कमांड भी उन्हीं टॉपिक्स पे स्ट्रांग होता है जिनकी हमने अच्छे से तैयारी की है। तो प्लीज़ जब भी टॉपिक चूज़ करें वही टॉपिक चूज़ करें जहाँ से आपको यकीन है कि आप कंफर्टेबली इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। सो डोंट बी वेरी एक्सपेरिमेंटल विद योर टॉपिक इन द एग्जाम। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल होना है तो आप एग्जाम में नहीं होइए, आप अपने प्रैक्टिस के टाइम हो जाइए। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, दैट टाइम you experiment as much as you want to, because that will give you only a better practice and it will broaden your horizon. लेकिन जब एग्जाम पेपर की बात आती है तो प्लीज़ डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स दैट टाइम। आप वही टॉपिक उठाइए जिसमें आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं एंड यू नो कि जिसमें आपको फैक्ट्स पता हो अच्छे से। और उसके बाद आप ब्रेन स्टॉर्म करिए टॉपिक चूज करने के बाद। व्हेन इन योर माइंड यू हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट यू हैव टू राइट, उसके बाद ही आप एक अटेम्प्ट करना शुरू करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करना प्रेफर करते हैं, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी है, कि एक पेंसिल से या किसी रफ पेपर पे एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बना लेते हैं या एक फ्लो चार्ट टाइप का क्रिएट कर लेते हैं कि वो क्या लिखने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। इससे भी बहुत हेल्प मिलती है आपको, क्योंकि अगर आप ये पैटर्न अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं या पेपर में क्रिएट कर लेते हैं तो उसको इलेबोरेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इजी। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि टॉपिक वाइजली चूज करें और स्ट्रक्चर पहले ही अपने मन में बिठा लें बिफोर एक्चुअली अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टिप विच इज़ ऑल्सो कॉमन नॉलेज, लेकिन एक बहुत ज़रूरी टिप है कि आप पंचुएशन और ग्रामर का ध्यान भी ज़रूर रखें। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने एसे को लिखने के बाद एक प्रूफ रीडिंग ज़रूर करिए, बिकॉज जल्दीबाजी में जब हम एग्जाम में अपना एसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं रख पाते एंड वी ओमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट वी मेक। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो ये मिस्टेक्स हमसे मिस हो जाएंगी बहुत ईजिली, एंड वी विल नॉट रियलाइज कि हमने कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना मिस कर दिया है, कहाँ पे हमने किसी नेम को स्मॉल लेटर से लिख दिया है, कहाँ पे हमने कॉमा यूज़ नहीं किया है, कहाँ हमने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला है क्वेश्चन लिखने के बाद, या कहाँ हमने एक्सक्लेमेशन नहीं दिया है कोई सरप्राइज एक्सप्रेस करने के बाद, या कहाँ पे हम पैराग्राफ चेंज करना भूल गए हैं, या कहाँ पे हमने अपने सेंटेंसेस को अनयूजुअली लॉन्ग बना दिया है। तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करिए। आई नो ऐसी मिस्टेक्स बहुत कॉमन है एग्जाम्स में, लेकिन अपना एक बार आप जब ऐसे को फिनिश कर लेते हैं तो उसकी प्रूफ रीडिंग ज़रूर करिए। अगर आप 2 बार कर सकते हैं दैट्स वेरी गुड फॉर यू, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो मैंडेटरी है उसको रिवाइज करना, क्यों आपको करना ही करना है ये काम। इससे क्या होगा कि जो भी मिस्टेक्स आपने जल्दीबाजी में पहले अटेम्प्ट में करी हैं वो आपके नज़र में आ जाएंगी एंड यू कैन रेक्टिफाई देम, आप उसे तुरंत ठीक कर देंगे। तो आपके अननेसेसरली जो मार्क्स लूज होते हैं वो ज़रूर सेव हो जाएंगे। लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू हियर व्हेन इट कम्स टू एसे राइटिंग इज दैट आप कोशिश करिए कि आपके जो सेंटेंसेस हों वो अननेसेसरी बिल्कुल ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम किसी बहुत लेंदी नॉवल की बात नहीं कर रहे हैं कि वी कैन गो ऑन एंड ऑन टॉकिंग अबाउट समथिंग एंडलेसली। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राइटिंग पीस के बारे में जहाँ वर्ड लिमिट भी है और एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहाँ टाइम लिमिट भी है। तो इसलिए ना कि सिर्फ आप टॉपिक को स्टिक करिए, लेकिन कोशिश करिए कि आपके जो सेंटेंसेस हों वो बहुत यूजफुल हों। आई मीन टू से कि अगर 500 वर्ड्स में सपोज आपने कुछ 40 सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया है तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि वो सारे सेंटेंसेस मीनिंग
मीनिंगफुल हों, उन सब सेंटेंसेस में एक कंटेंट निकल के आ रहा हो, वो सारे इन्फॉर्मेटिव हों आपके रीडर के लिए। अगर आप अननेसेसरी डिटेल्स भरेंगे, अगर आप खाली 500 वर्ड्स को पूरा करने के लिए कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट कंटेंट डालना शुरू कर देंगे अपने एसे में, तो ना ही आपके रीडर का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम्स व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव पेपर, दे जस्ट सी कि आपका जो कंटेंट और एक्सप्रेशन है वो कितना ऑथेंटिक है और कितना यूजफुल है, कितना आपने टॉपिक के साथ जस्टिस किया है। तो प्लीज मेक योर सेंटेंसेस नॉट लूज एंड फ्लैबी, बट ट्राई टू मेक योर सेंटेंसेस वेरी क्रिस्प एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी वेरी कंटेंट रिच। अट्रैक्टिव सेंटेंसेस वही होते हैं जो कोई बात बता रहे होते हैं, जो कुछ कम्युनिकेट करते हैं या जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक कंटेंट रिच सेंटेंसेस एंड स्मॉल सेंटेंसेस, रियली शॉर्ट सेंटेंसेस। बात खत्म करके आप सेंटेंस को भी खत्म कर दीजिए। डू नॉट कंबाइन 2-3 सेंटेंसेज इनटू वन। वो बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल स्टाइल है राइटिंग का, जो कि बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है, जो कि किसी भी एग्जाम में पसंद नहीं किया जाता। सो प्लीज मेक श्योर दैट you use small sentences yet very very crispy sentences. Now having said this, we will talk about few more tips how to improve your essay writing skills. जैसा कि हमने अभी बात की थी कि आप अपने essay writing के skills को improve कर सकते हैं through daily newspaper reading, magazine reading, journal readings, academic paper readings और good online sources को रीडिंग करके भी आप अपने लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे का फॉर्मेट माइंड में रखते हुए। अनदर वेरी क्रिटिकल टिप फॉर राइटिंग अ गुड एसे इस कि आप एग्जाम के बहुत पहले से ही कुछ गिवन टॉपिक्स पे अपनी तैयारी ज़रूर कर लीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एक बार देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली वो सोशल इश्यूज़ पे ज़रूर आते ही आते हैं। तो सोशल इश्यूज़ या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और बैंकिंग प्रॉब्लम्स, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिवली रिकर होते हैं। ये अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे आ सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली ये इश्यूज ज़रूर पूछे जाते हैं। सो एज अ गुड प्रिकॉशनरी मेजर कि आप एग्जाम टाइम में कंफ्यूज ना हो, मेक श्योर कि आप कोई ना कोई प्रिपरेशन इन पे ज़रूर करें। फॉर एग्जाम्पल आप 3 से 5 टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं ऑन द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें जो आपके गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसीज़ हैं ऑन वुमेन इम्प्रूवमेंट, जैसे कि वुमेन की एजुकेशन के बारे में, हेल्थ सैनिटेशन के बारे में, जैसे कि आपकी विमेन के एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, या सेंसस के अकॉर्डिंग विमेन की टोटल पॉपुलेशन के बारे में, चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, या फिर गर्ल्स अर्ली मैरिज के बारे में, या कैसे विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कॉर्पोरेट जॉब्स में बढ़ता जा रहा है उसके बारे में। तो ये सारे सब टॉपिक्स की तैयारी आप पहले से करके रख सकते हैं, विच ऑल कम अंडर द इशू ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। अगर आप 200 वर्ड्स भी इस हर टॉपिक पे तैयार करके रखें और इसे अपने माइंड में रखें तो एग्जाम टाइम में बहुत ईजी फ्लो में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू जो बार बार पूछा जाता है वो है आपका इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल अ वेरी हॉट टॉपिक इन ऑल द एग्जाम्स इज क्लाइमेटिक चेंज and the problem of global warming and the problem of air pollution and the problem of melting of glaciers या the problem of greenhouse gases। तो कैसे आप इस टॉपिक पे कमांड क्रिएट कर सकते हैं? वो इस तरह से कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करिए अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और वंस यू हैव गैदर्ड द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप उसे अपने वर्ड्स में ऐसे के फॉर्म में प्रोड्यूस करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, एंड एटलीस्ट 5 to 6 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जब आपके सारे सब टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे तो यू विल बी मच बेटर प्रिपेयर्ड एंड मच बेटर गियर्ड अप टू डील विद सच क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट्स भी एक ऐसा इशू है जिसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द न्यू गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई टू डिफरेंट बैंक्स, या फिर कैसे इकोनॉमी में बैंक्स का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट है। यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द इंपॉर्टेंस और द न्यू ट्रेंड्स इन बैंकिंग सेक्टर इन द रूरल इंडियन सेक्टर। यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द न्यू चेंजेस और द न्यू पॉलिसीज विच आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बैंकिंग इशू के अंदर कवर होते हैं, तो आप इनकी भी तैयारी पहले से करके रख सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे डेटा का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू मेक योर टॉपिक वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल फॉर योर रीडर्स। देन आप बात कर सकते हैं रीसेंट बजट डिटेल्स के बारे में, कि जो भी आपका रीसेंट एक बजट हो तो आप इसके बारे में एक बार ब्रॉड रीडिंग करके बजट की देख सकते हैं कि क्या क्या न्यू डेवलपमेंट हुए हैं लेटेस्ट बजट में। इस पर भी आप कुछ पॉइंट्स तैयार कर सकते हैं, सो दैट अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यू कैन सक्सेसफुली एंड ईजिली मैनिपुलेट दैट क्वेश्चन। देन आप बात कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया के बारे में। दिस इज ऑल्सो एन इमर्जिंग टॉपिक, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजेस हैपन ऑन अ डेली बेसिस, एंड नाउ
nowadays also India is undergoing a lot of changes in the geopolitics and in the international diplomacy relations that it is maintaining with its neighbors and other nations. तो इसमें भी आप जब न्यूज़ को फॉलो करके अपने आप को अपडेटेड रखिए अबाउट द न्यू ट्रेंड्स एंड अबाउट द न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू पॉलिसीज, न्यू ट्रीटीज़, जो भी आपके नए इवेंट्स हुए हैं इन द IR सेक्टर, इन द इंटरनेशनल रिलेशन सेक्टर ऑफ इंडिया, आप उनसे बिल्कुल अप टू डेट रहिए. और वंस यू आर अब्रेस्ट विद ऑल दीज इशूज देन यू कैन ऑल्सो राइट सक्सेसफुली अबाउट IR रिलेटेड टॉपिक्स. तो अगर आप पहले से तैयारी करके रखें अबाउट योर रिलेवेंट टॉपिक्स तो आई एम श्योर एग्जाम में ऐसे राइटिंग विल बिकम एन एसेट फॉर यू एंड नॉट एग्जैक्टली अ ट्रबल फॉर यू. वन लास्ट क्लोजिंग टिप इज़ दैट कि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो आपके होते हैं, जैसे कि आपके SBI के मेन पेपर्स हैं या आपके PO एग्जाम के मेन पेपर्स हैं या आपके SSC CGL के मेन पेपर्स हैं, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंपलसरी है अटेम्प्ट करना जिन एग्जाम्स में, उनके आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पेपर्स एनालाइज करिए और देखिए कि किस टॉपिक पे ऐसे राइटिंग ज़्यादातर यहाँ पूछी जाती है. तो वंस यू नो कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादातर अकर करते हैं, आप अकॉर्डिंगली उस प्रायोरिटी के हिसाब से उनकी प्रैक्टिस करिए एंड मेक श्योर कि जो भी प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं उन पे तो आप ज़रूर कोई ना कोई प्रैक्टिस करके ही रखिए एंड एटलीस्ट 200-250 वर्ड्स आप उसमें हमेशा अपने प्रिपेयर्ड रखिए सो दैट एग्जाम टाइम में यू कैन answer them very very easily and you can sail through the descriptive paper very comfortably. So students, these were the basic tips of writing successfully your essay questions and being able to solve them within a short span of time and within a word limit. Thank you.